हाय गाइस, आई एम सोन एंड वेलकम्स यू टू दी ऑनलाइन लाइब्रेरी चैनल। जैसा कि हमने कहा था कि हम क्रैश कोर्स अलग अलग जीएस के सब्जेक्ट का स्टार्ट करेंगे। इससे हम सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी से, जिसका आज का पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसमें हम जो तरह तरह के एक्ट्स आए 1773 से लेकर के अप टू 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वो आज हम सारे के सारे डिस्कस करेंगे। ज़्यादा देर नहीं लगाते हुए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई। ये बेसिकली ये एक व्यापारी बन के आई थी, परंतु ये जैसे जैसे टाइम बीतता गया इसका व्यापारी का जो रोल था वो लगातार ख़त्म होता गया और इसने एक्वायर करने लगी थी ये स्टेट्स को। सबसे पहले बंगाल, बिहार को इसने एक्वायर किया। क्वीन एलिजाबेथ ने उस टाइम इनको एक्सक्लूसिव राइट दे दिया था व्यापार करने का। इंडिया में एक्सक्लूसिव राइट होता है मतलब उनको एकाधिकार दे दिया, केवल वो ही ब्रिटिश कंपनी थी जो इंडिया में व्यापार कर सकती थी। ये धीरे धीरे इन्होंने 1764 में जो स्थिति उत्पन्न हुई थी उसमें क्या हुआ था, जो रॉबर्ट क्लाइव थे वो मद्रास के गवर्नर थे और वो बंगाल में आ पहुँचे थे। क्योंकि वहाँ पे विद्रोह हो गया था। अब उस विद्रोह को कुचल दिया इन्होंने। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। उसका कंसिक्वेंस क्या हुआ कि 1765 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को वो क्या मिल गए थे, वहाँ के बंगाल के दीवानी राइट मिल गए। दीवानी राइट क्या होते हैं? दीवानी का मतलब होता है कि वहाँ के जो रिवेन्यू है और सिविल जो अफेयर्स हैं उनको पूरी तरह से कौन रेगुलेट करेगी? अब ईस्ट इंडिया कंपनी के रेगुलेट करेगी। जबकि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए अभी भी किंग को जो एक तरह की कठपुतली का काम कर रहा था उनका ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसे उन्होंने चलने दिया। अब जब इन्हें इतना रिवेन्यू वगैरह मिल रहा है तो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रॉफिट में जानी चाहिए थी, परंतु रियलिटी में जब ब्रिटिश क्राउन ने देखा तो वो डेब्ट के अंदर थी, कर्जे के अंदर दबी हुई थी। इसका कारण क्या था? बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा था, करप्शन हो रहा था। इवन जो रॉबर्ट क्लाइव थे उन्होंने इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली थी, उनके ऊपर ब्रिटेन में केस चल रहा था करप्शन का, और 1774 के अंदर इनकी रॉबर्ट क्लाइव की डेथ हो गई थी। इसके बाद इन सब को वो रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया? ब्रिटिश क्राउन ने स्टार्ट कर दिए रेगुलेटिंग एक्ट्स। रेगुलेटिंग एक्ट के इस सीरीज़ में सबसे पहला नाम आता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में हुआ क्या था? बेसिकली इसमें क्या किया था कि पहले होते थे मद्रास में एक गवर्नर होता था, एक गवर्नर होता था बॉम्बे में, और एक गवर्नर होता था बंगाल में। अब इसने क्या किया? सेंट्रलाइजेशन कर दिया और इन दोनों को सबऑर्डिनेट कर दिया किसके? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। अब उसका गवर्नर ऑफ बंगाल का नाम बदल के क्या कर दिया गया था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया। इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया? अब इस गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल दी, जो पॉलिटिकल तो कार्य करती थी, साथ ही साथ ये कमर्शियल जो व्यापारिक काम थे वो भी हैंडल करती थी और लेजिस्लेटिव भी काम कार्य करती थी। विधायी कानूनी जो काम थे उसे भी ये पूरा करती थी। साथ ही साथ इस एक्ट के अंदर क्या हुआ? एक सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। कब हुई थी? 1774 के अंदर हुई थी। इसके अंदर एक चीफ जस्टिस था, जबकि 3 और जस्टिस थे इसके अंदर, और जो चीफ जस्टिस थे वो सर एलिजा एले थे। ये जो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे, इन्होंने 1778 में क्या किया था कि भाई अपने हिंदुओं के तो वो पंडितों को बुला लिया था और मौलवी बुला लिए थे मुस्लिम के, और उनके जो लॉज थे वो इंटरप्रेट किए और उसके हिसाब से क्रिमिनल लॉज बनाए थे इन्होंने। साथ ही साथ इसमें रेगुलेटिंग एक्ट में कह दिया था कि भाई कोई भी अब जो वो ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी है वो किसी भी राजा से ना गिफ्ट ले सकता है, ना ब्राइब्स ले सकता है, रिश्वत भी नहीं ले सकता। ये इसके अंदर उन्होंने प्रावधान ला दिया था। इसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1984। ये क्या था? ये बेसिकली एक अमेंडिंग एक्ट था 1981 का। इसके अंदर क्या होता है, इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है इसी एक्ट को। और कई बार का पेपर में क्वेश्चन आता है द्वैध शासन किस एक्ट के द्वारा स्टार्ट हुआ था? ये इसी एक्ट के द्वारा शासन हुआ था। द्वैध शासन, डबल गवर्नमेंट क्या होता है? बेसिकली इन्होंने गवर्नमेंट को अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्नेंस थी उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। अब इनके क्या काम थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का एक ही काम था कि जो कमर्शियल अफेयर्स हैं, व्यापारिक जो अफेयर हैं वो केवल उन्हें हैंडल करेगी। और जबकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या एक्ट था
कि जो भी पॉलिटिकल अफेयर हैं, राजनीतिक अफेयर हैं, उनको कौन अफेक्ट अब हैंडल करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल हैंडल करेगा। मतलब एक डबल गवर्नमेंट स्थापित हो गई थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आता है बाद होता है 1893 में ब्रिटिश क्राउन कहता है कि अब से हम हर 20 साल के बाद एक स्थिति को इम्प्रूवमेंट के लिए हम चार्टर एक्ट लेके आएंगे। इस प्रकार पहला चार्टर एक्ट कब आया, 1793 के अंदर आया, सॉरी। और उसके बाद कब आएगा, 1813 के अंदर आएगा। और उसके बाद कब आएगा, 1833 में आएगा। 1813 और 1793 के जो एक्ट वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम में अक्सर नहीं पूछे जाते, इसलिए हम डायरेक्ट 1833 के चार्टर एक्ट पे जाते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब तक कहा जाने वाला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का अब नाम बदल करके क्या कर दिया था, गवर्नमेंट जनरल ऑफ इंडिया क्या कर दिया था, यानी सेंट्रलाइजेशन और बढ़ रहा है। इसके बाद क्या कर दिया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी कमर्शियल अफेयर्स थे, व्यापारिक जो थे, वो ख़त्म कर दिए और उसे प्योरली क्या कर दिया था, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया था। केवल वो एक कानूनी रूप से जो ऊपर से ऑर्डर आएंगे उनको इम्प्लीमेंट करेगी। और जब जो भी लेजिस्लेटिव पावर्स थी और थी वो सब की सब किसके अंदर इनहिबिट कर दी थी, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंदर आ दी थी। और इस प्रकार से पहला गवर्नर जनरल कौन बना था, सर विलियम बेंटिंगटन बने थे। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना था, पहला वॉरेन हेस्टिंग्स बने थे, ठीक है। और इसके बाद इसी दौरान इसी एक्ट में बात चली थी कि सिविल सर्विसेज के अंदर हर इंडियंस को भी मौका दिया जाए, परंतु तब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इसका इतना विरोध किया था कि इस बात को वहीं खारिज करना पड़ा। इसके बाद चार्टर एक्ट आया 1853 का, जो चार्टर एक्ट्स की सूची में लास्ट चार्टर एक्ट है। और इसके अंदर क्या किया गया, जो बात वहाँ पर नहीं बन पाई थी, सिविल सर्विसेज इंडियंस के लिए नहीं खुल पाई थी, वो यहाँ पे मैकॉले कमेटी की सुझाव पर 1854 के अंदर खोल दी गई। और इस प्रकार पहला जो सिविल सर्वेंट बने थे इंडियन, वो सत्येंद्र नाथ टैगोर जी बने थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर जी बने थे। और इसके अंदर क्या किया गया कि एक मिनी पार्लियामेंट बना दी गई, 6 मेंबर की एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी गई, कि जिसमें से 4 मेंबर इंडियंस होते थे। और वो कहाँ से आते थे, वो बंगाल से आते थे, बॉम्बे से आते थे, मद्रास से आते थे, और एक आगरा से आता था। और ये एक तरीके से अंग्रेज़ों के ही कहने पर काम करते थे। ये बेसिकली लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, विधायी ये कानून बनाती थी। इसके बाद आता है इसके अंदर एक चीज़ और थी कि अब जो इंटरेस्ट पे चल रही थी, जो 1833 के अंदर और ईस्ट इंडिया कंपनी को वो ये कह दिया था कि भाई आपके जितने भी व्यापारिक वो संगठन है उसको हम ख़त्म कर रहे हैं, आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गए हो और आप किसके अब इशारे पे काम करोगे, इन ट्रस्ट ऑफ ब्रिटिश क्राउन काम करोगे। और ये तब 20 साल के लिए एक्सटेंड किया था। 1853 के लिए इसको अनलिमिटेड टाइम के लिए इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक्सटेंड कर दिया। अब होता क्या है कि 1857 के अंदर एक क्रांति आ जाती है, जो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, सेपॉय मेटोनी भी इसको कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि अंग्रेज़ों ने गुड गवर्नमेंट एक्ट, इसको कहते हैं गुड गवर्नेंस इन इंडिया एक्ट कहते हैं। इसके अंदर उन्होंने क्या किया कि भाई ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था इसे इन्होंने गुड गवर्नेंस एक्ट कहा। इसमें इन्होंने क्या किया, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसको अब नाम बदल के क्या कर दिया गया, वायसरॉय कर दिया गया। और जो भी डबल गवर्नमेंट चलती आ रही थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसको अब ख़त्म कर दिया गया और सीधा एक पोस्ट नई बना दी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। और ये कौन होता था, एक कैबिनेट मिनिस्टर होता था, कहाँ का, ब्रिटेन का। और इसके तहत इसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को वो हेल्प करने के लिए एक 15 मेंबर की एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी जो इसको हेल्प करती थी। और ये बेसिकली किसे हेल्प करता था, वो इसरो को हेल्प करता था। इस प्रकार से 1858 एक्ट क्या था, ये केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को का नाम बदलने के लिए था। इसके अलावा इसके अंदर कोई अलग ख़ास चेंज सिवाय नो डबल गवर्नमेंट के कोई ख़ास चेंज आया नहीं था। बाकी के जो एक्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। फ़िलहाल तक के लिए थैंक्स, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड बाय।